और अब वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अमरोहा के नौगांव सादत सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है, जबकि बुलंदशहर से उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि एक सीट का ऐलान होना अभी बाकी है। तो बीजेपी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। बुलंदशहर से उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है, टुंडला से प्रेमपाल धनगर को टिकट दिया है और बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चुनावी मैदान में और घाटपुर से उपेंद्र पासवान प्रत्याशी होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में आजम परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आजम खान की भी जमानत अर्जी मंजूर की है, लेकिन इन्हें शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय अलीगढ़ से कोर्ट खुलने पर 3 महीने के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अपेक्षा की है। पूर्व के गंज थाने में आकाश सक्सेना ने 2019 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और डॉक्टर तंजीम फातिमा उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया था। इसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने नगर निगम से 2 प्रमाण पत्र जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र हासिल किए हैं, जिसमें दोनों में जन्मतिथि अलग अलग है और ऐसा उन्होंने धोखाधड़ी इसलिए की है क्योंकि ये सरकारी लाभ पा सके और विधायकी का चुनाव लड़ सकें और इसी जन्मतिथि के आधार पर वो हैं, लिहाजा ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें सभी तीनों लोग जेल सरेंडर करके जेल गए थे और इनकी ज़मानत सेशन से खारिज हो गई थी, जिनकी ज़मानत प्रार्थना पत्र जो है माननीय उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जी ने आज स्वीकार कर ली है। SNSC मजबूती है। और यूपी में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना के 3033 नए मामले आए, जबकि इसी दौरान 3662 लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ठीक हुए हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के ACS स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3033 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के पश्चात कुल 3662 लोग उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए हैं। तो ये आज लगातार 26वां दिन है जब हमारे प्रदेश में संक्रमण की संख्या लगातार घट रही है। जितने लोग नए संक्रमित हो रहे हैं उनसे ज्यादा लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 38,082 है। जब 17 सितंबर को हमारा पीक आया था एक्टिव केसेस का, जब हमारे 68,000 से अधिक केसेस थे, उनसे अब हमारी संख्या एक्टिव केसेस की 30,000 से ज्यादा कम हो गई है। 44% से अधिक एक्टिव केसेस में कमी आई है पिछले 26 दिनों में। इस समय जो लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 3,97,570 हो गई है। और इस प्रकार प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत अब लगभग 90% हो गया है। 89.92% है, जो कि लगभग 90% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की मृत्यु हुई है और विगत 24 घंटों में मात्र 29 लोगों की मृत्यु हुई है। हमने ये देखा कि जहां एक ओर संक्रमण की संख्या में गिरावट लगातार आई है, वहीं दूसरी ओर जो संक्रमण के पश्चात जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी,
उनकी संख्या में भी प्रदेश में भारी गिरावट आई है। कल प्रदेश में 1,51,367 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,21,92,619 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे 38,082 एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 17,162 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और अपने घर पर रह के ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 2,43,951 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और उनमें से 2,26,789 लोग होम आइसोलेशन की अपनी अवधि भी पूर्ण कर चुके हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,972 पूल लगाए गए थे और उनमें 316 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार 10-10 सैंपल के 732 पूल लगाए गए और 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। ई संजीवनी का प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और इस समय जो दैनिक उपयोग करने वालों की संख्या है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है पूरे देश में। कल 2,216 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग किया और घर बैठे उन्होंने डॉक्टरों की सलाह प्राप्त की। अब तक कुल 1,35,027 लोग घर बैठे ई संजीवनी पोर्टल से डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। संक्रमण की संख्या में कमी आई है और संक्रमण के कारण जो मृत्यु हो रही थी उस संख्या में भी भारी गिरावट आई है। लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सभी जिलों में लोगों को अभी भी संक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत आवश्यक है और विशेष करके जब संक्रमण घट रहा होता है बहुत तेजी से, जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछले 26 दिनों में हमारे एक्टिव केसेस में 44% की गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देशों में, जैसे यूरोप के कई देशों में हम देख रहे हैं, भारत के कुछ प्रांतों में देख रहे हैं कि उनके यहाँ एक सेकेंड वेव आ रहा है। केसेस घटने के बाद और फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो वो स्थिति हमारे राज्य में न आए, इसके लिए आवश्यक है कि हम सावधान रहें। अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे कि संक्रमण समाप्त हो रहा है, अगर उसके कारण से हम लापरवाह हो जाएंगे तो फिर संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और हाथरस कथित गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज सीबीआई की टीम ने बुलगड़ी गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन की। सीबीआई ने करीब 4 घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल जवाब हुए। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था। वहीं सीबीआई ने हाथरस जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने इस समय अवैध निर्माण और आवासीय इलाकों में कमर्शियल उपयोग का काम रोकना कड़ी चुनौती है। इसे लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्राधिकरण का जो लखनऊ में सुनियोजित विकास करने का कार्य है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तो वहीं अवैध निर्माणों पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी जी हैं। सर, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। सर, लखनऊ विकास प्राधिकरण अभी प्रधानमंत्री आवास योजना पे कार्य कर रहा है, कितना कार्य पहुंच गया है? इस पे कुछ फॉर्म भी निकाले गए हैं, फॉर्म की संख्या कितनी पहुंच गई है? देखिए, हमारे यहाँ 4500 के करीब आवास हम लोग विज्ञापित किए हैं और हमारे पास अब तक 5000 आवेदन पत्र आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि हमने अभी तिथि इसकी और शेष है, अभी फॉर्म लगातार आ रहे हैं। फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद अलॉटमेंट शुरू करेंगे हम लोग, जो उसकी प्रक्रिया आगे की डूडा के माध्यम से
कार्रवाई होगी। और जहां तक अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के पर प्रभावी रोक के लिए हमने जोन वाइज एक्शंस की, जेईस की, सुपरवाइजर्स की तैनाती कर रखी है। इसके अलावा विहित प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधीनस्थ जेईस और अन्य स्टाफ के माध्यम से किसी भी दशा में अवैध निर्माण न होने दें। खास करके जो वह क्षेत्र हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अवैध कॉलोनियां बनाने का लोग निरंतर प्रयास करते हैं, उस पर भी फोकस है और जो पुराने बने हुए उन पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। सर, एक सम्मान योजना चल रही थी, सम्मान नीति 2020, इस पे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाँ, सम्मान नीति चल रही थी और उसमें काफ़ी कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन इधर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई तो हम लोग उसका अक्षरशः अनुपालन करा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या जो लखनऊ के अंदर है, आप सर जब आप यहाँ पर आए थे लखनऊ विकास प्राधिकरण में, तो आपने एक सर्वे कराया था। इसमें यह था कि जो भी पार्किंग स्थल को प्रयोग में हैं उनके खिलाफ एक कार्यवाही की जाएगी योजनाबद्ध तरीके से। तो इसमें सर चूंकि जैसे सर जाम लगता है जगह जगह पे, क्योंकि आवासीय है, उसमें बहुत बड़े कमर्शियल रूम खुल गए हैं, तो ऐसे में कितनी प्रक्रिया इस पर लागू हुई, किस तरीके से इस पर कार्यवाही की जा रही है? देखिए, सही है कि बहुत दिनों से आवासीय में कमर्शियल का उपयोग लोग करते आ रहे हैं। पहला तो हमारा प्रयास है कोई नई कमर्शियल बिल्डिंग न बनने पाए आवासीय क्षेत्र में, और जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी का कहना है कि लखनऊ के अंदर जो आवासीय में कमर्शियल का प्रकरण है ये पुराना है। हालांकि जो नए खुल रहे हैं उनको हम रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे अभियंता हैं, जो हमारे विहित प्राधिकारी हैं, ये लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी जो नए आवासीय में कमर्शियल खुलने की जो योजना बना रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से उन पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और मुंबई में टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई की क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश तेज कर दी है। इस मामले में यूपी के मिर्जापुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कछवा थाने की पुलिस के सहयोग से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विनय त्रिपाठी को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी एसपी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। देखिए, टीआरपी वाले जो मामले में पुलिस आई हुई थी, वहाँ बॉम्बे की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। हमने केवल सहयोग प्रदान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक वांछित आदमी यहाँ पर रह रहा है कछवा थाना अंतर्गत जनपद मिर्ज़ापुर में तुलापुर गांव में। राजेंद्र तिवारी का बेटा है वो, विनय तिवारी नाम उसका, लगभग 35-36 साल उम्र है। उसको हमने उनको सहयोग करके अरेस्ट करा के उनको सुपुर्द कर दिया है। ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। मामला तो कि मुंबई पुलिस का मामला, जांच का विषय वस्तु उनका है, वही बता पाएंगे। लेकिन इतना जो चीज़ें आई हैं कि उनके खिलाफ 409, 420, 120B और 34 IPC का मुकदमा दर्ज है। उसमें ये वांछित अभियुक्त था और जैसा उन्होंने पेपर प्रस्तुत किए थे उसी पेपर के आधार पर हमने उनको सहयोग प्रदान करके गिरफ्तारी करा के ट्रांजिट रिमांड। कब गिरफ्तारी हुई है? कल शाम को इनकी गिरफ्तारी की गई है, रात में 8-9 बजे। और उसके बाद जो विधिक कार्रवाई हमारे लेवल पे होती है वो करके, क्योंकि जांच सारा तथ्यात्मक उनको जानकारी है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी क्या सिचुएशन है? अभी कहाँ लेके जाएंगे उसको? अब इसको यहाँ माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे और जो एक ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया होती है उसके बाद चूँकि समय 24 घंटे के अंदर पहुँचना चाहिए उस संबंधित आदमी के, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो जो उसका वो एक समय होता है उसको यहाँ 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करके ट्रांजिट रिमांड। न्यूज चैनल से जुड़ा कुछ मामला इसमें प्रकाश में है, तो वही बताया गया, यही बताया गया है कि इसी संबंध में मुकदमा कायम हुआ था उनके यहाँ। उसी संबंध में टीआरपी के संबंध में जो मुकदमा उनके यहाँ कायम हुआ था, उन्होंने इतने बताया मुझे, और शेष जानकारी उन्हीं आपकी तरफ से कोई पूछताछ हुई है क्या? नहीं, हमने उस पर कोई पूछताछ नहीं किया। थैंक यू। मैं पहले हंसा में काम करता था 2016 तक, उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ दिया। अभी मैं काम करता हूँ इप्सॉस में। तो ये बताएं कि आप किस तरीके से टीआरपी का काम चलता था, आप लोग कैसे काम करते थे? उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। 2016 में कंपनी छोड़ दिया है ऑलरेडी, ये जानबूझ के फंसाया गया है। कैसे पुलिस पहुंची आपके यहाँ, कब लाई है आपको? मैं 5 महीने से गांव में हूँ। मुझे कल आए थे, बोले कि चलो, मैं चले आया। तो क्या पता चला आपको, कुछ मालूम चला आपको किस लिए पुलिस पकड़ी है आपको? उन लोग का कुछ है, कुछ बोले कि टीआरपी का है।
तो कितना पैसा मिलता था आपको उस कुछ कंपनी भी में? पैसा नहीं मिलता था। पैसा मिल कहाँ रहा है, कुछ है क्या? विशाल जी को जानते हैं? विशाल को जानता हूँ। जानते हैं, उनका भी नाम है। अच्छा, तो कैसे आप लोग काम करते थे, कितना पैसा हम लोग मिलता था? सर्वे कंपनी में काम करते हैं। सर्वे मतलब ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो भी होता है उसके ऊपर सर्वे किया जाता है। सपोज जैसे जूता पे सर्वे होता है, चप्पल पे सर्वे होता है, किसी कंपनी का सर्वे होता है, स्वच्छ भारत मिशन का काम होता है, उस तरह से सर्वे करते हैं। उसी तरीके से आप लोग टीआरपी का भी सर्वे करते हैं? नहीं, उसी तरह से टीआरपी का कोई सर्वे नहीं करते हैं। टीआरपी का कोई सर्वे नहीं होता है। और यूपी में सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को अधिकारी से लेकर ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला गोंडा के मां बाराही मंदिर सड़क के निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के जरिए सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि विभाग कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढा मुक्त करना है, लेकिन जो काम मशीनों से मिक्सिंग कराकर होना चाहिए था, उसे 2 मजदूर हाथों से डामर व गिट्टी मिक्स करके सड़क पर डाल रहे हैं। वहीं जब इस बारे में संबंधित जेई से बात की गई तो जेई ने कहा कि मुझे परेशान मत करो, जो आदेश मुझे अधिकारियों ने दिए हैं वही किए जा रहे हैं। कौन से? ये जो गड्ढा मुक्त सड़कों पर कार्य कराया जा रहा है, ये कार्य क्या सही तरीके से हो रहा है? नहीं दिखाया है, ये कोनो सही तरह मजबूती नहीं है, वैसे ये मिक्सचर कर रहा है का हाथे से। अच्छा, ये मजबूत नहीं बन रहा है, फर्जी काम है, एकदम बेकार फर्जी काम है। तो यहाँ पे जो जेई आते हैं, आपने कभी उनसे कुछ कहा? अरे अब उनसे कहे कोनो सुनवाई हो रहा है, वह अपन बनावत है क्या, मतलब कहा जाता है तो उनका करे कपे मन से। क्या नाम आपका? असलम प्रताप सिंह। ये कौन सी सड़क है? ये उमरी से संपर्क मार्ग पसका के ये जो बारा भगवान के क्षेत्र में जा रही थी वही मार्ग। कोई मंदिर भी पड़ता है? माँ बाराही के मंदिर पर वहाँ तो ये सड़कों पर जो गड्ढा है उसको मुक्त किया जा रहा है, क्या सही कार्य हो रहा है? बहुत गड़बड़ कार्य हो रहा है। मतलब जो है कि मतलब जो सड़क हो रही है, बन रही है, बिल्कुल गलत बन रही है। और कई बार जितने भी बार सड़क बनी है, हमेशा भी मतलब कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ। जब बना है तो ये हमेशा यही कार्य होता रहता है, लेकिन इसका जो है गड्ढा कभी मुक्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रदेश में, जिले में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्य देखा जा रहा है वो मानक के अनुरूप दिखाई पड़ा है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, ये जो है मतलब जो गड्ढा मुक्त सड़क है जी, तो इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वो तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन यहाँ जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो जिसके पक्ष में मतलब ये कार्य दिया गया है जी, ये बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं उसके पक्ष में। आगे से ये जो कौन सी सड़क है? ये उमरी से पसका जी, कोई मंदिर भी पड़ता है इस पे? हाँ, ये बाराही देवी का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। तो ये जो सड़कों पे गड्ढा है उसको ये लोग कार्य करके गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं, ये क्या सही कर रहा है? अब सही कार्य तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसे मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो फिर इसके लिए आप लोगों ने किसी अधिकारी से कुछ सूचना कुछ कही? किसी अधिकारी से कोई संपर्क हो ही नहीं पा रहा, तो किससे क्या शिकायत किया? अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं? अधिकारी आते नहीं, लेबर लोग काम कर रहे हैं। हम गोंडा के माँ बाराही देवी मंदिर के पास मौजूद हैं। वहाँ पे एक सड़क है जो पूरी तरह गड्ढों में तब्दील है। हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह ये सड़क टूट चुकी है और ये गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर कुछ कार्य कराया जा रहा है, आप कार्य भी देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले को निर्देशित किया है कि शारदीय नवरात्र से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देना चाहिए। उसी के तहत यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मशीन के द्वारा ना कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये मानक के विपरीत कार्य हो रहा है और ये लोग किस तरह रिस्क लेकर ये कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी रिस्की भी है और यहाँ पर मशीन भी नहीं रखी गई है जो मशीन से मिक्सिंग की जाए, और जो मशीन से मिक्सिंग होगी तो पूरी तरह गिट्टियों को मिक्स किया जाएगा और फिर वो पैच लगाने में आसानी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इसी तरह भ्रष्टाचार में पूरी सड़क लिप्त हो चुकी है। जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे जो जेई हैं, हमने उनसे बात की। जेई ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने हमें आदेश दिया है कि सड़क को कैसे भी गड्ढा मुक्त की जाए, चाहे वो खुला से कैसे भी। हमने आप आगे भी दिखा है, वहाँ पर जो पैच लगाए गए हैं वो कचरे और गिट्टियों द्वारा पैच लगाए गए हैं। पूरी तरह इस सड़क पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जेई से जब हमने बात की तो जेई ने कहा कि आप लोग अगर हमें परेशान करेंगे तो यहाँ से हम कार्य बंद करके चले जाएंगे। ये सड़कें ऐसे गड्ढे में तब्दील रहेंगी और यहाँ के जो लोग आते जाते हैं वो परेशान रहेंगे, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। जेई का ऐसा वक्तव्य सामने आया है, उन्होंने प्राइम न्यूज़ से इस तरह बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है
जो जिले के आला अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। सरकार चाह रही है कि प्रदेश में जितनी सड़कें हैं जो कि गड्ढों में तब्दील हैं, उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके वक्तव्य से सरकार की किरकिरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जो सरकार की बदनामी कराते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा से प्राइम न्यूज के लिए विपिन सिंह। और बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इतना ही नहीं, वो घूम घूम कर सबकी दवाएं भी लिख रहा है। इस शख्स का नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है, जो ना तो जिला अस्पताल में डॉक्टर है ना कर्मचारी, लेकिन ये डॉक्टर की तरह लोगों का इलाज कर रहा है। वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक से जब इस फर्जी डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि वो इसको नहीं पहचानते। मैंने पूछा डॉक्टर साहब हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने दवा लिखा, बाहर से मैं गया दवा लेने के लिए। कौन कहा बाहर से? वो डॉक्टर ने खुद कहा? डॉक्टर ने बोला कि बाहर से जाए दवा लें। बाहर से जाके दवा ले लीजिए, पर्ची मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद मैं आया तो पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर है। मीडिया वाले उनका फोटो वगैरह खींच रहे थे। उसके बाद मुझे पता चला तो मैं बाहर से गया अपना ट्रीटमेंट कराने प्राइवेट से। उसके बाद क्यों आप बाहर से चले गए ट्रीटमेंट करवाने? बाहर से मैं गया ट्रीटमेंट कराने। क्यों? क्योंकि मैं समझा कि ये जब यहाँ ये व्यवस्था है, गड़बड़ हो रही है, मैं इसीलिए उचित नहीं समझा, मैं बाहर दिखाने प्राइवेट में गया। मुझे अभी आपके बाद आज वीडियो क्लिपिंग से पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, जो मेरे अस्पताल का नहीं है, वो इमरजेंसी के बाहर अपना कुछ लिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर वो फर्जी कार्य में लिप्त होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। हमारी तरफ से पूरा निर्देश है कि जो अस्पताल के लोग हों वो अपने चैम्बर में बैठ करके जो भी अपने मातहत हैं, चाहे चतुर्श्रेणी हो, चाहे अपना फार्मासिस्ट हो, चाहे जो संभागीय। मैम, वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि स्टाफ नर्स उनको मोबाइल दे रही हैं और बिल्कुल देखिए, कोई भी किसी के साथ वहाँ पर कई सारे वो सारे लोग रहते हैं, स्टाफ हैं सारे, किसी के सिर पर नहीं लिखा हुआ है। कोई यूनिफॉर्म में रहेगा तो उसी को हम मानेंगे कि ये हमारा कर्मचारी है। तो इनको पहले तो ये बताएंगे कि भाई सब लोग जो है अपने निर्धारित वेशभूषा में रहें, जिससे मरीजों को ये भी ना हो पाए कि आप किससे वार्तालाप कर रहे हैं और गलत सूचना ना दे पाए। अन्य व्यक्ति जो है, बाहरी व्यक्ति से हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मरीज एक परिजन उसके साथ रहे। अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस पेंडेमिक के एरिया में स्पष्ट निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और देखेंगे अगर कोई गलत कार्य में लिप्त होगा तो उसकी जांच होगी। तो यूपी सरकार के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नया मामला शामली से सामने आया, जहां नगरपालिका के अधिकारियों ने बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही ठेकेदार से आरसीसी की सड़क का निर्माण करा दिया। आपने जो टेंडर बना दिया है, मतलब रोड बनाई, किसकी परमिशन में बनाई? परमिशन किसकी थी? नगर पालिका की, चेयरमैन साहब की। अच्छा, कोई लेटर वेटर है आपके पास? नहीं, मौखिक ही थी। मौखिक में आप रोड बना देंगे? मालिक है, जैसे भी कहेंगे ऐसे कर देंगे। ना कोई लेटर वेटर, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कुछ ये कॉपी वगैरह कुछ नहीं है इसकी? उस बारे में चेयरमैन साहब से बात करो। अच्छा, और जेई साहब का कुछ नहीं है इसमें? जेई साहब ने कहा कोई मुकेश जी का, मदन मनोज जी है जिनका नाम। अच्छा, जेई साहब ने कहा था क्या बनाने का? जेई साहब ने कहा था क्या सड़क बना दो? रायसो मंसल जी ने कहा था। एस्टिमेट किसने पास कर दिया? एस्टिमेट बनाने से काम नहीं हो जाते। ये समझ लो। हमारे नहीं रखे ना, 3 साल से बने हुए रखे हमारे। बताओ मेंबर साहब। सर, ये मेरठ करनाल हाईवे पर विश्वकर्मा नगर में एक ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने का मामला प्रकाश में आया है, विदाउट कोटेशन, विदाउट टेंडर। क्या मामला है? देखिए, कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। केवल एक नाली का टेंडर हमारा वहाँ पे हुआ था, जो केवल नाली बनाई गई है और टेंडर के द्वारा बनाई गई है। यदि सड़क ही ठेकेदार द्वारा बनाई गई है तो उसकी हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे।
क्या उसमें उसका पेमेंट भी किया जाएगा? नहीं, पेमेंट नहीं किया जाएगा। यदि हमारे इस तरह से कोई ऑर्डर उसमें जारी नहीं तो पेमेंट नहीं करेंगे। क्या ठेकेदार पे एफआईआर भी दर्ज होगी जैसे इसने काम करे? नहीं, जो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देख रहिए प्राइम न्यूज।